लाइन में बैच आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जिन्होंने ऑलरेडी ले लिया उनको नेक्स्ट बैचेस में डिस्काउंट कुछ ना कुछ रहेगा, क्योंकि जो ओल्ड स्टूडेंट्स होते हैं करियर विल के वो कुछ ना कुछ रहता है उस तरह का। खैर फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल चाइल्ड यानी बालकों के व्यक्तिगत विकास के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो कौन सी बात सही होगी, पोल में आप जवाब देंगे और मजे मस्ती से हम पढ़ेंगे जैसा कि जरूरी है। सीटेट नोटिफिकेशन का आप थोड़ा सा इंतजार कर रहे होंगे, मैं भी कर रही हूँ। जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा मतलब लिटरली आग लगा देंगे, लिटरली नहीं मतलब मेटाफोरिकली आग लगा देंगे। बहुत कुछ है जो आपको हेल्प करेगा, है ना। खैर देखिएगा फटाफट से, अगर हम बात करें इंडिविजुअल चाइल्ड की यानी व्यक्तिगत विकास की, बच्चे के व्यक्तिगत विकास की, तो फर्स्ट ऑप्शन है कैन बी प्रेडिक्टेड एक्यूरेटली एंड एब्सोल्युटली बाय रेफरिंग टू दी डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, यानी विकासात्मक प्रतिमानों को उद्धृत करके सटीकता से व पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है कि इस दिन इस समय इस क्षण बच्चा ये कर रहा होगा। तो ये तो भाई ईश्वर ही कर पाएंगे, अगर वो साक्षात नीचे आ जाएं या किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं जैसे भी, तो वो वही वैसे ही हो सकता है। वो तो या तो मूवीज में हो सकता है या फिर वो भविष्यवाणी वैसे वाला सीन हो जाएगा। एग्जैक्ट नहीं कर सकते आप, कुछ हद तक प्रोडिक्ट कर सकते हैं आप किसको, विकास को, डेवलपमेंट को, कि बच्चे की हरकतों को देखते हुए कि भाई उसका ड्राइंग में अगर इंटरेस्ट है तो हो सकता है वो उस तरफ चला जाए। किसी की हाइट अगर बचपन में ही ज्यादा है तो वो उसकी हाइट ज्यादा रहेगी, ये प्रोडिक्शन आप अपना सकते हैं। किसी का म्यूजिक में इंटरेस्ट आप देख रहे हैं, बचपन से ही बच्चा डांस की तरफ बहुत ही ज्यादा इंक्लाइंड है, तो आप देख सकते हैं कि हाँ हो सकता है कि उस तरफ वो अच्छा कर पाए। लेकिन एक्यूरेटली तो कोई भी नहीं बता सकता, एक्यूरेटली किसे पता है क्या होना है ना। तो विकासात्मक और ये माइलस्टोन्स को ध्यान में रख करके कि माइलस्टोन्स क्या होते हैं, आज भी हम बैच में डिस्कस कर रहे थे। डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स या डेवलपमेंटल टास्क जिनकी बात हैविंगहर्स्ट ने की थी कि इस एज में ये हो जाना चाहिए, ये है डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स या डेवलपमेंटल टास्क, है ना। जैसे कि 25 की हो गई हो, शादी नहीं हुई है, डेवलपमेंटल टास्क है एक तरह, मजाक कर रही हूं मैं, ये डेवलपमेंटल टास्क नहीं है, ये सोशियल टास्क है, सामाजिक भूमिका है या सामाजिक कार्य जैसी बात इसको हम मान सकते हैं, है ना। तो डेवलपमेंटल माइलस्टोन होते हैं कि भैया बच्चा इस क्लास में आ गया है या इस एज में है, मान लीजिए बच्चा 6 साल का है तो अब तो वो खुद से ग्लास पकड़ के पानी पी लेना चाहिए ना उसको। ऐसी ही एक्टिविटीज एज के अनुसार जो जरूरी है, कि बच्चा 2 साल का हो गया चलना नहीं सीख पा रहा है या खड़े नहीं होना सीख पा रहा है, यानी वो डेवलपमेंटल टास्क पे खड़ा नहीं उतर पा रहा अपनी एज के अनुसार, ठीक है ना। बी ऑप्शन है कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड एट ऑल, ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं हो सकता, कुछ हद तक विकास का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है ना। अगर हम बात करें सी ऑप्शन की तो कैन बी प्रेडिक्टेड सम वॉट बट ऑल चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स, ये बात बिल्कुल सभ्य बात है, सुसज्जित बात है, लॉजिकल बात है कि व्यक्तिगत विकास के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है, यानी डिफरेंट होती है। जो दर है, जो रेट है वो डिफरेंट है हर एक बच्चे का। या इवन आप देखते हैं कि जरूरी नहीं है कि सेम रेट पर दो बच्चे हैं, सेम टाइम पे पैदा हुए हैं और वो सेम तरीके से एक्ट करें या उनमें विकास की दर सेम हो। तो रेट इज डिफरेंट, सीक्वेंस या ऑर्डर सेम होता है, स्टेजेस सेम होंगी, यूनिवर्सल हैं स्टेजेस, लेकिन रेट में अंतर होगा। किसी बच्चे में कोई चीज जल्दी आ जाएगी, दांत जल्दी निकल जाएंगे, जल्दी खड़ा होना सीख जाएगा, किसी में कोई चीज थोड़ा लेट आएगी। तो रेट डिफरेंट होता है, इसलिए हम एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं, टू सम एक्सटेंट हम कर सकते हैं, यानी कुछ हद तक पूर्वानुमान लगा सकते हैं। जरूरी नहीं जिस बच्चे को आपने बचपन में देखकर कह दिया था ये साइंस में बहुत अच्छा साइंटिस्ट बनेगा और पता चले वो कल पत्ते खेलता हुआ पाया गया, है ना, तो ये क्या हुआ, प्रिडिक्ट नहीं कर पाया, कोई भी नहीं कर सकता पूरी तरह से तो 100%। इज डिसऑर्डरली एंड डिसकंटीन्यूअस, यानी कि अव्यवस्थित व असतत होता है, नहीं, ऑर्डरली होता है विकास और कॉन्टिन्यूअस होता है। तो ये जो डिस लगा दिया इन्होंने, इसी ने काम खराब कर दिया, ठीक है ना। हमें समझना है चीजों को, उत्तर तक पहुंचने का प्रयास करना है, उत्तर को जस्ट जानना नहीं है। समझ पा रहे हो ना, भावनाएं समझ रहे हो, देख रहे हो आजकल मैं किस जोन में हूं, ठीक है ना। दर भिन्न होती है विकास की बट अवस्थाएं सेम होती हैं। मिल जाएंगे आरजू, बहुत बढ़िया अलका। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट पोल में आप जवाब दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कौन सा कथन सही है, करेक्ट है ना, बताइएगा कौन सा कथन करेक्ट है, ठीक है। कुछ हद तक विकास का क्या लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। ऐसे तो आप कई लोग, बाबाजी टाइप लोग भी आपको मिल जाएंगे जो कहते हैं अरे हमने तो कहा ही था, तो 2-4 चीजों में से एक आध तो तुक्का भी लग जाता है, प्रोबेबिलिटी भी तो कोई चीज होती है ना। तो कौन सा कथन सही है ये देखना है। पहला ऑप्शन है डेवलपमेंट इज नॉट सीक्वेंशियल, तो हमने पढ़ा है कि डेवलपमेंट क्रमबद्ध होता है, ये कह रहे हैं क्रमबद्ध नहीं होता है, तो ये तो गलत बात हो गई। सीक्वेंस है कि बच्चा प्रीनेटल स्टेज में होगा, फिर इन्फेंसी में होगा, फिर अर्ली चाइल्डहुड, फिर लेटर चाइल्डहुड, फिर एडोलेसेंस, फिर अडल्टहुड, फिर ओल्ड एज, ये क्या एक सीक्वेंस है, पैटर्न है। तो ये बात तो गलत हो गई कि नहीं होता सीक्वेंस में, और हमें करेक्ट चाहिए आंसर।
डेवलपमेंट इज डिसऑर्डरली, अगेन डिस नहीं होता, ऑर्डरली होता है, ये भी गलत हो गई। अव्यवस्थित नहीं होता, व्यवस्थित या सतत होता है। डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ये बात सही है कि ये वूम टू टूम चलेगा, लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रक्रिया है, कभी भी रुकती नहीं है, है ना। डिके भी इवन इसी का पार्ट है, तो विकास एक सतत प्रक्रिया है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, ऐसा नहीं है। अभी जैसा कि मैंने आपको एक ऑप्शन दिया या एक बात कही कि भैया इतने साल की हो गई हो अभी तक शादी नहीं की, ये कल्चर का प्रभाव है। अदरवाइज मतलब डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स पे कल्चर का प्रभाव पड़ता है, इवन डेवलपमेंट पे भी कल्चर का प्रभाव पड़ता है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, पोल में आप जवाब देंगे। चिल्ड्रन लर्न्स द नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज, कस्टम्स ऑफ द सोसाइटी बाय, यानी बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान, मतलब समाज में क्या चीजें चल रही हैं, क्या होती हैं, उसके बारे में ज्ञान, रहने का तरीका, मूल्य, किन चीजों को सही और किन चीजों को गलत माना जाता है, क्या रीति रिवाज हैं जो फॉलो किए जाते हैं, ये सब कैसे सीखते हैं, कहां से सीखते हैं। बताइएगा फटाफट से, कहां से सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, किससे सीखते हैं, जल्दी बताइए। इससे पहले नहीं, मेरे को कोई शेर वेर याद आ गया, रहने दो। नेबरहुड की जब हम बात कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल, नेबरहुड से क्या स्किल्स हैं, वैल्यूज हैं, कस्टम्स हैं, नॉलेज है, आप सीखते हैं। रिलीजन, जो धर्म है उससे आप पढ़ते हैं, जानते हैं, फॉलो करते हैं, क्या वैल्यूज हैं, क्या कस्टम्स हैं। स्कूल से भी आप सीखते हैं, और पीयर ग्रुप, जिन लोगों के साथ आप रहते हैं उनसे भी आप सीखते हैं। यानी चारों ही संस्थाएं ऐसी हैं जिनसे आपका सोशलाइजेशन होता है, यानी सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है, जिसमें आप कैसे समाज में तौर तरीके क्या है रहने के, ये सारी चीजें आप सीखते हैं। ठीक है ना। पोल कौन लगा रहा है, पोल लगा रही है निशा। शौर्य सिंह तो गए हुए हैं घूमने, मजे कर रहे हैं वो शिमला में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। अगर हम बात करें एज पर जीन पियाजेस थियरी, यानी पियाजे की थियरी के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार, अडेप्टेशन इन्वॉल्व्स 2 कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटीज। ये क्वेश्चन पुराने समय से, प्राचीन काल से सीटेट में आता रहा है, और मुझे लगता है भविष्य में भी आता रहेगा, क्योंकि इस टॉपिक को दुनिया में कोई बदल नहीं सकता। ठीक, तो पियाजे के अनुसार अनुकूलन में किन 2 मूल प्रक्रियाओं का समायोजन कह लीजिए, समाहित होती हैं, कौन सी 2 मूल प्रक्रियाएं, बताइएगा फटाफट से। आज आप टेंशन न लो, अमित आप टेंशन मत लो। कौन है ये अमित की टेंशन भगाने वाला? अच्छा शोभा ना, बहुत चिंता है अमित की। खैर छोड़ो, आ जाओ इधर आ जाओ। देखो एक बार, मुझे लगा मेरी चिंता में हूँ, खैर कोई बात नहीं, होता है यार, इट्स ओके। देखिएगा, अगर हम बात करें अडेप्टेशन की, तो 2 कॉम्प्लीमेंट्री चीजें अडेप्टेशन के अंदर कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए अडेप्टेशन में एकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन दोनों आते हैं। ये पियाजे की थ्योरी अगर आपने यूट्यूब पे भी की है तो मैंने बताया हुआ है, समायोजन व समावेशन दोनों इसका हिस्सा है। ठीक है ना, मतलब आप एसिमुलेट करेंगे, कुछ ऐड करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, चेंज करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, वो एकोमोडेशन का पार्ट है ना। पुराने में कुछ चेंज करना, एडजस्ट करना, मैनिपुलेट करना, ये सब समायोजन, और कुछ नया जोड़ना समावेशन, और ये दोनों मिलकर के अडेप्टेशन यानी अनुकूलन में आते हैं। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। बाकी बातों का यहाँ कोई भी तात्पर्य नहीं है, ठीक नहीं है वो कॉम्बिनेशन, है ना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। पियाजे से एक और क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। पियाजे क्या कह रहे हैं जरा जान लीजिए, देखिएगा एक बार। अगर हम बात करें पियाजे की, तो ये कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे एट विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन गेन द एबिलिटी टू अरेंज आइटम्स अलोंग क्वालिटेटिव डायमेंशंस, यानी आइटम्स को अरेंज करने की क्षमता क्वालिटेटिवली यानी उनके गुणों के आधार पर, साइज के आधार पर नहीं सिर्फ, सच एज लेंथ एंड वेट, मतलब अलग अलग गुण के आधार पे, लेंथ भी वेट भी उनका ध्यान रखते हुए एक सीक्वेंस में लगा पा रहे हैं बच्चे, यानी ऑर्डर सीख रहे हैं, यानी क्लासिफिकेशन सीख रहे हैं। येट हैव डिफिकल्टी इन डीलिंग विद मेंटल ऑपरेशंस दैट इन्वॉल्व एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, लेकिन उनको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक संप्रत्यों को लागू करने में दिक्कत होती है। मतलब क्या हुआ, सिंपल बात है, एब्स्ट्रैक्ट की दिक्कत कहाँ होती है, कॉन्क्रीट में होती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, इसीलिए कॉन्क्रीट कहते हैं इसको। तो हम कहेंगे क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण का गुण तो आ गया है बच्चे में, लेकिन अभी अमूर्त चीजें जो उसके सामने नहीं है, जिनको वो टच और फील नहीं कर सकता, उनके बारे में वो ज्यादा नहीं बता पाता, है ना। अगर उससे हम पूछें कि इस बॉटल का कलर या इस बॉटल के बारे में विशेषता बताओ, तो वो बता देगा, इसको समझ भी लेगा। ऐसे एग्जांपल्स जिनमें चीजें उसके सामने प्रस्तुत हो या पिक्चर्स दिखाई गई हो, उनको समझ जाएगा। लेकिन अगर हम उसको कहें कि जेंडर इक्वालिटी की बात पे सोचो, तो उसके लिए वो चीज भारी हो सकती है। तो 7 से 11 फॉर्मल ऑपरेशनल में एब्स्ट्रैक्ट चीजें भी आ जाती हैं। ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज वो स्टेज है जहां बच्चे में पहली बार लॉजिक आता है ना,
पहली बार लॉजिक आता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसके बारे में 2-3 चीजें हैं जो आप ध्यान रखेंगे। मैं CCS यूनिवर्सिटी है ना चौधरी चरण सिंह, उससे याद रख सकते हो आप। क्लासिफिकेशन इसी स्टेज में आता है, वर्गीकरण। बच्चा चीजों की एबिलिटीज के आधार पे वर्गीकृत करने लग जाएगा। कंजर्वेशन, संरक्षण की जो संप्रत्यय है, संरक्षण का जो क्षमता है संरक्षण की, वो भी आ जाती है। और सीरिएशन, सीरीज में लगाना, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ये CCS की जो क्षमता है वो यहीं आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। खैर अब हम आगे बढ़ेंगे, और ये पहली बार कॉन्क्रीट चीजों को लेकर के लॉजिक आता है, यानी तर्क जब आता है पहली बार मूर्त चीजों के बारे में, वो इसी स्टेज में आता है, इसी स्टेज में तर्क आता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। कौन चाचा चाची की बात कर रहे हैं? प्याजी चाचा नमस्ते, पूजा कह रही हैं। पूजा पूरे मस्ती के मूड में हूँ, रुला देंगे प्याजी चाचा अगर ठीक से नहीं समझे तो पेपर में। देखिएगा, बहुत ही बढ़िया। क्या कह रहे हो शबीर? क्या क्या किसे ढूंढ रहे हो यहाँ पे? मेरी भी सुन लो, पिंकी कह रही हैं। पिंकी सुना दो आप। देखिएगा, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, इन द थियोरी प्रपोज्ड बाय लेव वाइगोस्की, वाइगोस्की के थियोरी के अनुसार प्राइवेट स्पीच, जिसको हम निज वाक कहते हैं, व्यक्तिगत वाक कहते हैं, इसका क्या मतलब है? ये 3 से 6 वर्ष की उम्र में होता है, एक तो है ना, 3 to 6 years ऑफ एज में प्राइवेट स्पीच, निज वाक, जिसको ईगोसेंट्रिक स्पीच पियाजे ने कहा है। देखिएगा, पहला ऑप्शन है हेल्प्स द चाइल्ड टू रेगुलेट हर थिंकिंग, यानी बच्चे को अपनी चिंतन, अपनी सोच को विनियमित करने में मदद करता है, यानी बच्चा अपनी थॉट को डायरेक्शन दे पाएगा खुद से ही बातें कर करके। मतलब जब मैं बात कर रही हूँ कि हिमांशी ये ऐसे नहीं ऐसे करना था, मतलब मैं गाइड कर रही हूँ खुद को, ठीक है। तो प्याजे वाइगोस्की के अनुसार प्राइवेट स्पीच गाइड, सेल्फ रेगुलेशन का काम करती है, सेल्फ डायरेक्शन का काम करती है ना, गाइड करने का काम करेगा। बच्चा अपने ही थिंकिंग को दिशा दे पाएगा खुद से ही बातें करके। जब बच्चा खुद से बोल बोल के बातें करे 3 से 6 वर्ष की उम्र में, तो वो प्राइवेट स्पीच कहलाती है। और प्याजे के अनुसार उसी को हम ईगोसेंट्रिक स्पीच कह रहे हैं। प्याजे ने अच्छी बात नहीं माना या महत्व नहीं दिया, बट वाइगोस्की ने उसको इंपॉर्टेंट माना है। तो ये बात तो सही हो गई। बी ऑप्शन है इज अ हिंड्रेंस इन द चाइल्ड्स थिंकिंग, भैया ये रुकावट नहीं है, ये तो हेल्पफुल है बच्चे के थॉट को बेहतर बनाने में, तो ये तो गलत हो गई बात। सी ऑप्शन है शोज ईगोसेंट्रिज्म ऑफ द चाइल्ड, यानी बच्चा आत्म केंद्रित है। अगर प्याजे लिखा होता क्वेश्चन में तब तो हम ये बात मान लेते, लेकिन अभी वाइगोस्की के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा है। डी ऑप्शन है डिक्रीजेस एज द चाइल्ड इज प्रेजेंटेड विद मोर चैलेंजिंग टास्क्स, ऐसा नहीं है, अगर मोर चैलेंजिंग टास्क भी आएगा बच्चे के सामने तब भी वो खुद से बात करके खुद को ही दिशा देगा। क्या समझे? समझे कि नहीं बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। मैम कम से कम 2 सेशन रखा करो और सभी विषय का PYQ करा दिया करो। नवल सिंह मैं एक ही व्यक्ति हूँ, मतलब इंसान हूँ, और 6 साल हो गए हैं लगातार, और हजारों वीडियोस आपने देखे हैं, फिर बैचेस भी चलते हैं। हैं क्या चाहते हो मैं जीवन छोड़ दूं? हैं कभी कभार आपको व्लॉग मिल जाते हैं, मैं सोच रही हूँ हफ्ते में 1 व्लॉग दे दिया करूँ। किताबों पे काम चल रहा है, इंटरव्यूज भी आते हैं। हैं क्या चाहते हो? मैं गाना गाने लग जाऊं, मैं दुनिया भुला दूंगी आप सबके चक्कर में? हैं देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 7 और थोड़ा बहुत अभी करेंगे 2 भी करेंगे जब जरूरत होगी। आपका सारा काम जो भी सीटेट का लेकर के, सीटेट को लेके है, वो सब हो जाएगा। वो उसकी टेंशन आप मेरे पे छोड़ दो, मैं अपने हिसाब से मैनेज कर लूंगी। 3 घंटे लेने की जरूरत पड़ेगी 3 घंटे लेंगे, टेंशन मत लो। बट अभी के लिए जियो और जीने दो अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की। थोड़े पुराने वीडियोस भी देख लिया करो कभी। है देखो एक बार, लेव वाइगोस्की एक्सपेक्टेशंस दुख का कारण है, समझ पा रहे हो? लेव वाइगोस्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकते हैं, है ना। शिक्षक जो है वो बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकते हैं बताइएगा। प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएट रिवॉर्ड्स, उपयुक्त इनाम दे करके, लो मेरे बच्चे इनाम ले लो। है नहीं चल पाएगा काम, ठीक, इनाम लंबा नहीं चलेगा, एक टाइम के बाद सिर्फ एक्सटर्नल चीजों में ही फंस के रह जाएगा बच्चा, अंदर से सीखने की इच्छा उसकी खत्म हो जाएगी। अगर आप अवार्ड रिवॉर्ड ही करते रहेंगे तो कभी कभार चल जाता है, हमेशा नहीं। लाइक शेयर करना अगर आप भूल गए हो तो कर दीजिएगा। गिविंग स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, पनिशमेंट देने को RTE ने साफ साफ मना कर दिया। आप बच्चे को आंखें नहीं दिखा सकते, आप बच्चे को मुर्गा या मुर्गी नहीं बना सकते, तो कोई दंड आप नहीं दे सकते, कॉर्पोरल पनिशमेंट बैन है। अगर हम बात करें चेंजिंग द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ सपोर्ट, यानी आपका जो नेचर है, जिस तरह का सपोर्ट आप दे रहे हैं और जो क्वालिटी है उस सपोर्ट की, यानी उस मदद की, उसको चेंज कर दीजिए जैसी बच्चे की नीड हो उसके अकॉर्डिंग। ये बात बिल्कुल सही है। अगर आपको CDP में ज्यादा दिक्कत हो रही है तो मैं वहां फोकस करूंगी, आपको कहीं और दिक्कत हो रही है तो मैं वहां फोकस करूंगी। अपनी नीड, जो अपना वे है, नेचर है और क्वालिटी है मदद की, वो चेंज कर दूंगी एज अ टीचर। तो ये बात तो सही है। डी ऑप्शन है मेकिंग देम कॉपी ऑल द आंसर्स फ्रॉम अ ब्लैक बोर्ड, ये तो रट्टाफिकेशन है, रोट लर्निंग है कि सारे आंसर वो बेचारे कॉपी कर लें और तब मिटा दो आप उनको और फिर रट के वो वापस पेपर में लिख जाएं। तो ये तो
खिचड़ी बन जाएगी, जैसे सिस्टम चला आ रहा था वैसे ही चलेगा। सी ऑप्शन हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। पूजा कुछ कह रही हैं, अभी पूजा कह रही थी कुछ कुछ, अभी पूजा फिर से कह रही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, पूजा टेल्स हर फ्रेंड दैट वी शुड फॉलो क्लास रूल्स एल्स द टीचर विल नॉट अलाउ अस टू प्ले आउटसाइड। यानी पूजा कह रही है भैया क्लास में टीचर के द्वारा बनाए गए रूल्स को मान लिया करो, नहीं तो हमारा गेम्स का पीरियड खा जाएंगी मैडम, है ना, भेजेंगी नहीं बाहर। ठीक है, बात तो समझ में आ रही है, पूजा इंटेलिजेंट लग रही है हमें तो। पूजा इज एट विच स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग। कोहलबर्ग की किस स्टेज के अनुसार पूजा किस एक स्तर पे है उनकी थियोरी के, बताइएगा। पहला ऑप्शन है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। अच्छा, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट में तो ये होता है दंड मिलेगा इसलिए मत करो कोई काम, ठीक बात है। तो गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग, या फिर यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। तो ये आपको पता है, एक मिनट रुकना बस, आप करो ये, मैं आती हूँ एक मिनट। देखना एक बार, पूजा टेल्स हर फ्रेंड दैट वी शुड फॉलो क्लास रूल्स एज द टीचर विल नॉट अलाउ अस टू प्ले। यानी पूजा कह रही है भैया पनिशमेंट से बचना है तो आज्ञा का पालन कर लो चुपचाप से, बाकी सही गलत का हमें पता नहीं है। बात तो ठीक है, अच्छी तो नहीं बनना, पूजा ने यहाँ तारीफ की रिक्वायरमेंट तो नहीं रखी कि मुझे अच्छा बनना है टीचर के सामने, ऐसा तो कुछ नहीं कहा पूजा ने, ठीक है ना बात। फिर अगर हम बात करें सी ऑप्शन की, तो अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। ऐसा भी इन्होंने नहीं कहा कि समाज में नियम बने रहे इसलिए हमें पालन करना चाहिए, एक व्यक्ति तोड़ेगा तो सब तोड़ेंगे, ऐसा भी कुछ नहीं कहा। पूजा को घंटा फर्क नहीं पड़ता व्यक्तियों से, पूजा को अपने खेलने से फर्क पड़ रहा है, ठीक है ना। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, ये तो नेक्स्ट लेवल की बात हो गई, 6th लेवल की बात हो गई। तो ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, आज्ञा पालन एवं दंड। और खेलने की बात कर रहा है मतलब बच्चा छोटा होगा, तो छोटी एज में ही ये काम करती है, सबसे पहली स्टेज है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िएगा, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट एज पर हार्वर्ड गार्डनर। लिखा हुआ है नॉट करेक्ट, ध्यान से पढ़िएगा, नॉट करेक्ट और हार्वर्ड गार्डनर, ये दो वर्ड दिमाग में हाईलाइट कर लीजिएगा। कौन सा एक वाक्य सही नहीं है हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार, जिन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है मल्टीपल इंटेलिजेंस फ्रेम्स ऑफ माइंड नाम की पुस्तक में। सीटेट के नोट्स जल्दी मिलेंगे। रिया मुझे इस वीकेंड का टाइम और दे दो, पता नहीं लगता एक हफ्ते से दूसरा हफ्ता कब आ जाता है, कितनी सारी चीजें होती रहती हैं। मैं जल्दी दे दूंगी आपको नोट्स, मैं सोच रही हूँ अनाउंस भी कर दे सीटेट तो थोड़ा और मजा आ जाए, बट दे दूंगी। इंटेलिजेंस इज अ फिक्स्ड एंड स्टेबल ट्रेट, क्या गार्डनर ऐसा कहते हैं? जब भी आपने मेरे साथ गार्डनर डिस्कस किया होगा, मैंने पहली बात यही बताई होगी कि गार्डनर ये मानते हैं कि इंटेलिजेंस कोई सिंगल एंटिटी नहीं है, कोई एक तत्व बुद्धि नहीं हो सकता, कोई एक चीज बुद्धि नहीं हो सकती कि आप मैथ्स में इंटेलिजेंट हैं तो आप इंटेलिजेंट हो गए। ये कह रहे हैं मल्टीपल टाइप्स की इंटेलिजेंस हो सकती है, तो ये नहीं कहते कि फिक्स्ड है और स्टेबल है, ये बात गार्डनर नहीं कहते, और जो नहीं कहते वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था इसलिए गलत ही सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन है इंटेलिजेंस कैन बी नर्चर्ड एंड ग्रोन, ये तो मानेंगे गार्डनर। इंटेलिजेंस इज ऑफ सेवरल काइंड्स रेदर देन डोमिनेटेड बाय अ जनरल फैक्टर, ये भी बात है। इंटेलिजेंस कैन नॉट बी टाइड टू अ सिंगल डोमेन, यही तो कह रहे हैं वो कि सिंगल एंटिटी नहीं है बुद्धि, कोई मल्टीपल प्रकार की हो सकती है, लोग अलग अलग प्रकार में इंटेलिजेंट हो सकते हैं, कोई म्यूजिक में अच्छा होगा, कोई भाषा में अच्छा होगा, कोई बॉडी का एस्थेटिकली अच्छा होगा, यानी स्पोर्ट्स में अच्छा होगा। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। मजा आ रहा है डिस्कशन में, बहुत मजा आ रहा है, बस आप लोग जिस संख्या में आते हैं उस संख्या में अपनी प्रेजेंस नहीं बता पाते हैं लाइक शेयर करके। इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यानी एक बाल केंद्रित कक्षा में, बाल केंद्रित कक्षा वो है जहां बच्चा सेंटर में है, जहां पर बच्चा सेंटर में है, भगवान है बच्चा, है ना, मतलब बच्चे के अनुसार चीजें होंगी। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वो है जहां बच्चा सेंटर में है। तो फर्स्ट ऑप्शन है द टीचर डज नॉट प्ले एनी रोल। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि टीचर का कोई रोल नहीं होता। टीचर क्या है? सुविधादाता है, एक फैसिलिटेटर है, ऐसा नहीं है कि टीचर का कोई रोल नहीं है चाइल्ड सेंटर्ड में। द टीचर प्ले एक्टिव रोल वाइल द टीचर का रोल एक गार्डनर के जैसा है, जैसे जब आप एक पौधे को लगाते हैं तो उसका ध्यान रखते हैं, जब जरूरत होती है उसको सॉइल देते हैं अच्छी, अगर कुछ एक्स्ट्रा चीजें हो जाएं तो उन वीड्स को निकालते हैं, अगर उसको पानी की जरूरत है पानी देंगे, धूप की जरूरत है धूप देंगे। टीचर का वो वाला काम है ना, फैसिलिटेट करने का। द टीचर प्ले एक्टिव रोल वाइल द स्टूडेंट्स आर पैसिव। बच्चे को पैसिव नहीं रख सकते आप, बच्चे को निष्क्रिय नहीं रख सकते, बच्चा और टीचर दोनों एक्टिव होने चाहिए, बेहतर तो ये होगा, लेकिन बच्चे का एक्टिव होना तो सबसे ज्यादा जरूरी है, मैंडेटरी है। द स्टूडेंट्स आर एक्टिव वाइल द टीचर इज पैसिव, ये भी बेकार बात हो गई, भैया टीचर को पैसिव रख के क्या कर लोगे। तो डी ऑप्शन है टीचर एंड स्टूडेंट्स आर बोथ एक्टिव, ये बेस्ट है, और हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है। कई बार ऐसा लग सकता है आपको चारों ऑप्शन अच्छे लग रहे हैं,
और चारों सही भी हो सकते हैं पेडागोजी के केस में, बट कोई एक बेस्ट होगा जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जा रहा होगा, है ना। तो टीचर एंड स्टूडेंट्स आर बोथ एक्टिव, ठीक है ना। अगेन वही एग्जाम्पल जो आपको बहुत पसंद है, जब आप लाइफ पार्टनर चूज करते हैं, आप अपने लिए बेस्ट चाहते हैं, मीडियोकर पे नहीं काम चलाएंगे आप अपना। हो सकता है कोई मीडियोकर आपके लिए बेस्ट हो, तो उसी तरह से जिस तरह का क्वेश्चन है उसके हिसाब से जो बेस्ट है वो आंसर करना है। तो बच्चे और टीचर दोनों एक्टिव होते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के अनुसार। चाइल्ड सेंटर्ड यानी बाल केंद्रित शिक्षा, जिसपे बात प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा, लर्निंग बाय डूइंग, जॉन डुईस की बात भी कर रहे हैं। अगर हम बात करें आपके फ्रेडरिक फ्रॉबेल से लेके मॉन्टेसरी तक, सब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की पैरवी करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने मतलब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, और कहता है, ये बहुत नया टाइप है इस बार के सीटेट के एग्जाम में, ऑनलाइन एग्जाम में। एक तो कथन दिया हुआ है असर्टिव, और रीजन दिया हुआ है, यानी इसका तर्क दिया है। यानी एक तो है कथन, इसको पढ़ना है, फिर इस कथन का तर्क क्या है उसको पढ़ना है। दोनों सही हैं, दोनों में से कोई एक सही है, या दोनों गलत हैं, ये संभावनाएं होती हैं, तो उसको ध्यान में रखना है। असर्शन है, इन द क्लासरूम्स बॉयज हैव द पोटेंशियल टू परफॉर्म मच बेटर देन द गर्ल्स इन मैथमेटिक्स एंड साइंस। यानी कक्षाओं में लड़के गणित व विज्ञान में लड़कियों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। मतलब ये कहा गया है, ये स्टेटमेंट दिया है कि लड़के तो अच्छे होते हैं गणित और साइंस में लड़कियों से। आज ही हम जेंडर का टॉपिक कर रहे थे, और यूट्यूब पे भी आपने देखा होगा, मैंने पहले कराया है। ये बात बिल्कुल सिरे से गलत है। ऐसा कोई भी ये फैक्ट नहीं है कि लड़के अच्छे होंगे गणित में और साइंस में। अगर हैं तो इसका मतलब उनको एनवायरनमेंट ज्यादा अच्छा दिया गया है, या कोई और रीजन हो सकता है, इंडिविजुअल डिफरेंस का मामला हो सकता है, पर्सनल प्रेफरेंस का मामला हो सकता है। जरूरी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कियां सारी खराब हैं गणित में। नहीं तो हम शकुंतला देवी का नाम नहीं सुनते, मूवी भी बनी है उन पे, देख लीजिएगा कभी। आर फॉर रीजन, यानी इसका रीजन क्या दे रहे हैं, सुनिए जरा। भाई हर किसी का तो अपना रीजन ही होता है ना, जो इंसान गलत भी कर रहा है उसकी भी अपनी रीजनिंग है, चोरी करने वाले की भी रीजनिंग होगी अपने पास रखी हुई। तो रीजन की अगर हम बात करें तो रीजन है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड साइंटिफिक एबिलिटी कम नेचुरली टू बॉयज देन गर्ल्स। कि भैया लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणितीय तर्क व वैज्ञानिक क्षमताएं सहज रूप से मौजूद होती, नेचुरली, भगवान की देन। ऐसा नहीं होता है ना, कोई भगवान की देन नहीं होती। ठीक, ये इंटरेस्ट का मामला है और एनवायरमेंट का मामला है। तो ये दोनों ही बातें बिल्कुल सिरे से नकारेंगे हम इनको। और अगर आप नहीं नकारेंगे तो नंबर तो आपको मिलेगा ही नहीं, वैसे भी आप जीवन में खराब स्थिति में जाएंगे। तो बोथ ए एंड आर फॉल्स, दोनों ही बातें गलत हैं। ना तो ये स्टेटमेंट सही है, ना इसका रीजन सही है। ठीक, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर दोनों में से कोई एक भी सही होता तो हम बाकी ऑप्शंस के साथ जाते। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। इस पर मैं एक कंप्लीट वीडियो 1 घंटे से ज्यादा का बना चुकी हूँ, वो सेशन यूट्यूब पर भी है, तो आप उसको देख लीजिए एक बार। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी किस चीज पर जोर देती है, बच्चे की भलाई पे देगी, ऐसा तो है नहीं कुछ अगेंस्ट चली जाएगी बच्चे के। तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द करिकुलम, हाँ अच्छी बात है, लचीलापन होना चाहिए करिकुलम में, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन के जमाने जा चुके हैं। स्टैंडर्डाइजेशन यानी मानकीकृत, मानकीकृत नहीं, हमें डिफरेंशिएटेड चाहिए, जिसमें हम बच्चे को ध्यान में रख सकें, उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रख सकें। स्टैंडर्डाइजेशन में क्या होता है, मानकीकरण के चक्कर में हम बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि बच्चे अलग अलग ढंग से सीख सकते हैं। हम सबके लिए एक ही जैसा पेपर बनाते हैं और सबको एक ही डंडे से हाँकने का प्रयास करते हैं, तो ये तो गड़बड़ है। पाठ्य पुस्तकों का गैर संदर्भीकरण यानी डी कॉन्टेक्चुअलाइजेशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स, यानी ऐसी टेक्स्ट बुक लिख दो जिससे बच्चा कनेक्ट ही ना करे, जो बच्चे के जीवन से दूर दूर तक संबंधित ना हो, है ना। बच्चा दिल्ली से है और आप केरला की बात कर रहे हैं, है ना, या फिर चलो केरला तक तो फिर भी ठीक था, वो जान जाएगा कि वहां क्या चल रहा था, लेकिन बच्चे के एनवायरमेंट से रिलेटेड कुछ है ही नहीं, वो कनेक्ट ही नहीं कर पाता खुद को, तो प्रॉब्लम है। इसीलिए हम अलग अलग राज्य की अलग अलग चीजों के आप देखते हैं, अगर ईवीएस भी पढ़ेंगे तो उसमें तरह तरह की कहानियां हैं, जिससे उसमें डाइवर्सिटी है, ताकि कॉन्टेक्स्ट से जुड़े वो अलग अलग बच्चों के। रोट मेमोराइजेशन पे तो रटने पे फोकस नहीं करना, मीनिंगफुल लर्निंग, अर्थ निर्माण पे फोकस करना है, जो उसके जीवन से जुड़े। तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द करिकुलम इज द राइट आंसर। पाठ्यचर्या का लचीलापन, यानी अलग अलग तरह की एक्टिविटीज हो, अलग अलग बच्चों के इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड को ध्यान में रखा जाए, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। वैसे भी जीवन में फ्लेक्सिबिलिटी से काम चलेगा, रिजिडिटी से नहीं चलेगा। कठोर नहीं होना, नहीं तो टूट जाएंगे आप, है ना, सुना होगा आपने वो लक्कड़। फ्लेक्सिबिलिटी से जीवन चल जाएगा अच्छा। तो 12th का ए, द फोकस असेसमेंट शुड बी ऑन, यानी मूल्यांकन का केंद्र जो है वो क्या होना चाहिए, आकलन का केंद्र क्या होना चाहिए। सेंटर में किसको रखें जब आप बच्चे को टेस्ट करें, तो सिंपल सी बात ये कही है। पानी पियेंगे, रहने दीजिए, आप अपने यहां से पी लीजिए, मैं यहां से पी लेती हूँ। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा एक बार। तुम्हें भी ना नहीं मिलेगा, ले लो, जाओ ऐश करो यार, बहुत बड़ा दिल है मेरा, पानी तो ऐसे ही बांट देती हूँ। देखो एक बार, अपनी बॉटल लेके नहीं बैठती हूँ। द फोकस असेसमेंट शुड बी ऑन,
यानी जब आप आकलन कर रहे हैं तो फोकस किस चीज पे होना चाहिए बताइएगा। पहला ऑप्शन है रिफ्लेक्टिंग व्हाट ऑल द लर्नर्स कैन नॉट डू, यानी अधिगम करता क्या नहीं कर सकता इसका चित्रण करना। क्या नहीं कर सकता पे फोकस करेंगे आप, रिफ्लेक्ट सिर्फ इस चीज पे करेंगे क्या नहीं कर सकता बच्चा, कैसे कर सकता है, क्या कर सकता है, पोटेंशियल पे फोकस करना है हमें। बी ऑप्शन है स्पेसिफाइंग द परफॉर्मेंस ऑफ द लर्नर्स इन कंपैरिजन टू द अदर्स इन क्लास। अगर आप दूसरे बच्चों से बच्चे को कंपेयर करेंगे तो ये उसके लिए नकारात्मक साबित होगा। आप बच्चे की आज की परफॉर्मेंस को उसकी कल की परफॉर्मेंस से कंपेयर कीजिए कि बेटा तुम 2 महीने पहले ऐसे थे, आज ऐसे हो, अच्छे हुए हो तो बहुत अच्छी बात है और अच्छे बनो, नहीं हुए हो तो तुमको अपने आप से इंस्पायर होने की जरूरत है, ठीक है ना। लेबलिंग द चाइल्ड इनटू अ नॉर्मेटिव कैटेगरी, यानी बच्चे को आप लेबल नहीं कर सकते, उस पर ठप्पा नहीं लगा सकते, कोई नहीं होते आप उस पर ठप्पा लगाने वाले, हर बच्चा अलग है। डिटेलिंग व्हाट एंड हाउ द लर्नर हैज बीन लर्निंग, ये जरूरी है। आप आकलन इसलिए कर रहे हैं, आप बच्चे को जांच इसलिए रहे हैं कि आप ये देख पाएं कि बच्चा क्या और कैसे सीखता है, ताकि उसको आप और अच्छा सिखा पाएं और मजेदार सिखा पाएं आप उसको, है ना, उसके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग उसको आगे लेकर के जा पाए। नोट्स जल्दी डलवा देंगे, आप टेंशन मत लो। बहुत बढ़िया सौरभ, ग्रेट। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ लिखा तो हुआ है 17 दिसंबर का है, 17 जनवरी का सेट है, ऐसा थोड़ी कोई चोरी करके हम आपको झूठे झूठे क्वेश्चन करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज अ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम दैट केटर्स टू द नीड ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में जिसमें बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों का ध्यान रखा जाता है, यानी ये एक तरह से आइडियलिस्टिक क्लासरूम है, आइडियल क्लासरूम है, आइडियलिस्टिक नहीं कहेंगे, आइडियल है, मतलब ऐसा हम चाहते हैं कि हर क्लासरूम ऐसा हो। कैसा? जहां पे बच्चे सामाजिक रचनावादी दृष्टि से सीख रहे हो, बच्चे ग्रुप्स में सीख रहे हो, एक दूसरे की इंडिविजुअल नीड का ध्यान रखा जाए, बच्चों की अलग अलग ढंग से सिखाया जा रहा हो। इस केस में कौन सा ऑप्शन सही है? फिक्स्ड सीटिंग अरेंजमेंट, यानी बच्चा एक जगह से हिल भी नहीं सकता, तो ये तो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम नहीं हुआ। रचनावाद तो बच्चा एक्टिव होगा ना क्लासरूम में, ठीक है ना चरणजीत। फिर आता है बी ऑप्शन, टीचर गिविंग ओनली इंस्ट्रक्शंस एंड एक्सपेक्टिंग द चिल्ड्रन टू बी टोटली ओबीडियंट। अब ये तो टीचर सेंटर्ड क्लासरूम हो गए दोनों ही। चाइल्ड सेंटर्ड कौन सा होगा? एक तो देखो रचनावाद में जिसपे एनसीएफ भी बेस्ड है आपका, एनसीएफ जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, किस पे बेस्ड है? कंस्ट्रक्टिविज्म पर, रचनावाद पर। और रचनावाद ये कहता है कि बच्चे का एक्टिव होना जरूरी है, बच्चे का कंस्ट्रक्टिव होना, नाम से ही लिखा हुआ कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद, बच्चा रचना करेगा, ज्ञान का सृजन करने की क्षमता बच्चे में है, ऐसा प्याजे वाइगोस्की दोनों मानेंगे। तो ये बात भी गलत हो गई। मेमोराइजेशन तो मतलब रटने पे फोकस कर दिया आपने, बच्चा जहां एक्टिव होगा वो बेस्ट ऑप्शन है। चिल्ड्रन डिस्कसिंग व्हाइल वर्किंग इन ग्रुप्स, यानी बच्चों का आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करना, इससे पता चलेगा कि जो क्लासरूम है वो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है, बच्चे एक्टिविटी कर रहे हैं और समाज का मतलब क्या? बच्चों के लिए ग्रुप में सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन इज द बेस्ट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है जरा समझेंगे, मजे लेके क्वेश्चंस करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट क्वेश्चन टू असेस क्रिटिकल थिंकिंग। देखो क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि हमें बच्चों में 21वीं शताब्दी के कौशल विकसित करने हैं, यानी 21st सेंचुरी स्किल्स बच्चों में डेवलप करनी है। कौन सी हैं वो चाहे डिजिटल लिटरेसी हो, चाहे वो क्रिटिकल थिंकिंग हो, क्रिएटिविटी हो, डिसीजन मेकिंग हो, ये सारी चीजें। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? जस्ट मान ना लेना, बच्चों को अपने दिमाग को लगाने देना, लॉजिक को विकसित करना उसके। तो पहला ऑप्शन अगर हम देखें कि आपको ये देखना है कि बच्चा आलोचनात्मक चिंतन उसके अंदर को बढ़ावा दे पा रहे हैं आप या नहीं दे पा रहे हैं, मतलब उसको सोचने पे मजबूर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इन शॉर्ट बात ये है, ठीक। तो आपको 325 में 48 जुड़वाने को कहा गया, तो ये तो सिंपल जो आपने सीखा है उसको अप्लाई कर दिया, इसमें कहां आपके चिंतन पे जोर पड़ा। अगर आपको आता है एडिशन तो आप जोड़ देंगे, नहीं तो नहीं। फिर है ये क्लोज एंडेड है, ये मुक्त उत्तर नहीं है, ओपन एंडेड नहीं है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन से दूर ले जाकर के हमें ओपन एंडेड क्वेश्चन करने होते हैं अगर हम क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहे हैं तो। बी ऑप्शन है, इन विच ईयर वॉज द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट पास्ट, यानी अगर हम बाल विवाह प्रतिबंधन अधिनियम की बात कर रहे हैं तो किस साल आया था, तो जिसको याद होगा वो बता देगा, इसमें कौन सा उसने अपनी रिसर्च थोड़े ना लगाई है कुछ, तो ये भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। डिफाइन द टर्म रेसिप्रेशन, अगर आप रेसिप्रेशन को डिफाइन करने की बात कर रहे हैं तो अगेन ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, उसको याद होगा तो बता देगा, उसने खुद तो बनाया नहीं है रेस्पिरेशन। डी ऑप्शन है, एनालाइज द वेरियस रीजन ऑफ पॉल्यूशन इन योर सिटी एंड थिंक ऑफ वेरियस मेजर्स टू रिड्यूस द पॉल्यूशन। वैसे भी तीनों ऑप्शन कट चुके थे तो सिर्फ डी ही बचा था, या अभी भी किसी को डाउट था कि और इसको भी चेक कर लें? भाई 3 नहीं थे तो 4th ही होगा, ठीक। तो अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण करने के विभिन्न उपाय सोचिए। प्रदूषण करने के, प्रदूषण को दूर करने के, रिड्यूस करने के, कम करने के, है ना। ये या तो हमारे टाइपिस्ट जी का कमाल है या फिर आपके सीटेट ने ही, सीबीएसई ने ही गलत दे दिया होगा, दोनों में से एक हो सकता है, ठीक है ना।
तो प्रदूषण कम करने के उपाय सोचे बच्चा, और क्या रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है। तो बच्चे को सोचना पड़ेगा। अरे मेरे पिताजी भी अकेले जाते हैं गाड़ी में पॉल्यूशन फैलाते हुए, है ना, उनको बस में भेजूंगा कल से, तो वो बताएगा ऐसा कुछ कुछ, ठीक है ना। तो बच्चे की सोच जागृत होगी, वो क्रिटिकल